नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आम्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय कृषि, जिसमें से परीक्षा के अंतर्गत कृषि के बारे में है वो हर बार पूछा जाता है ये प्रश्न। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि थोड़ा सा इसका परिचय देख लेते हैं। कृषि का परिचय। भारत है वो एक कृषि प्रधान है वो देश है वो माना जाता है। कृषि प्रधान देश है वो माना जाता है भारत। मुख्य रूप से भारत के अंतर्गत है वो कृषि है वो की जाती है, तो इसीलिए इसको कृषि प्रधान देश है वो कहा जाता है। कृषि प्रधान देश कहा जाता है भारत को। यहाँ पर कुल जनसंख्या का मतलब अगर यहाँ की जो जनसंख्या देखी जाए तो 54.6% भाग है। 54.6% भाग मुख्य रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर है वो निर्भर है वो है। मतलब कृषि कार्य है वो करते हैं। 54.6% भारतीय लोग है वो कृषि कार्य है वो करते हैं। और देश के सकल घरेलू उत्पादन के अंतर्गत देखा जाए तो देश के सकल घरेलू उत्पादन के अंतर्गत यहाँ पे 17.4% कृषि है वो प्राप्त है वो घरेलू उत्पादन के लिए है वो की जाती है। भारत में कृषि है भारत में कृषि लगभग कई हजार वर्षों से है वो की जा रही है। मतलब 7,000 वर्षों से भारत के अंतर्गत कृषि है वो की जाती है। या मतलब 7,000 वर्षों से कृषि है वो भारत के अंतर्गत चली आ रही है। जैसे मान लो मोहनजोदड़ो तथा सरस्वती नदी सभ्यता। मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी तब सरस्वती नदी के किनारे है वो कृषि के अवशेष हैं वो मिले हैं। मतलब यहाँ के लोग वो कृषि कार्य है वो करते थे। इस कृषि का कार्य पर समय काल तथा परिस्थिति के प्रभाव के कारण इसके स्वरूप तथा विविध आयामों के परिवर्तन है वो होता रहा है। किससे? कृषि के द्वारा। कृषि के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय कृषि के विविध रूप। तो भारतीय कृषि भारतीय कृषि के ऋतुओं के आधार पर है मुख्य रूप से उसको 3 भागों के अंतर्गत है वो बांटा जाता है। मतलब भारत की कृषि को ऋतु के अनुसार है वो 3 भागों के अंतर्गत है वो बांटा जाता है। सबसे पहला है खरीफ की फसल, दूसरा है रबी की फसल और तीसरा है जायद की फसल। खरीफ की फसल के अंतर्गत देखा जाए तो ऐसी फसलें जो मतलब जून और जुलाई में बोई जाती है। ये खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून और जुलाई में। खरीफ की फसल की बुआई जून और जुलाई के अंतर्गत की जाती है और मार्च और अक्टूबर के अंतर्गत ये फसलें है वो काटी जाती है। मार्च और अक्टूबर मार्च और अक्टूबर के अंतर्गत ये फसलें वो काटी जाती है। ऐसी फसलों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो मान लो चावल है, मक्का है, बाजरा है, मूंगफली है, उड़द है, गन्ना है, सोयाबीन है आदि कई तरह की फसलें है वो बोई जाती है। ये फसलें मानसून से होने वाली वर्षा के ऊपर है वो निर्भर है वो रहते हैं। मतलब मानसून के वर्षा के आधार पर ये है वो निर्भर है वो रहते हैं। परंतु अगर वर्तमान में कुछ भागों के अंतर्गत सिंचाई के द्वारा भी इस खेती की सिंचाई के द्वारा भी यह कृषि है वो की जा रही है। सबसे पहले है आपकी खरीफ फसल। खरीफ फसल खरीफ फसल के अंतर्गत मुख्य रूप से यह कब बोई जाती है? जून और जुलाई के अंतर्गत। मतलब अभी इनका जून और जुलाई मतलब अभी है इसकी बुआई है वो चल रही है खरीफ की फसल की। और इसको काटी कब जाती है? अक्टूबर से नवंबर के बीच।
अक्टूबर और नवंबर के बीच इसकी कटाई है वो होती है। और अगर इसकी मुख्य फसल के अंतर्गत देखा जाए तो वो कौन कौन सी है, जैसे मक्का हुआ, बाजरा हुआ, बाजरा, मूंगफली, मूंग, गन्ना, सोयाबीन आदि कई तरह की फसलें वो इसके अंतर्गत है वो पाई जाती है। और ये फसल मुख्य रूप से वर्षा पर ही निर्भर है वो रहती है, परंतु कई कई जगहों पर ये फसल है वो सिंचाई के द्वारा भी है वो की जाती है। दूसरी फसल है वो हमारी रबी की फसल। रबी की फसल, रबी की फसल की बुआई है वो अक्टूबर और नवंबर के बीच वो की जाती है। अक्टूबर और नवंबर, इसकी बुआई है वो अक्टूबर और नवंबर के बीच है वो की जाती है। तथा अगर इसका देखा जाए तो मार्च और अप्रैल के अंतर्गत ये फसल की कटाई होती है। मार्च और अप्रैल, मार्च और अप्रैल के अंतर्गत इस फसल की कटाई होती है। कब बोई जाती है? अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के अंतर्गत ये फसल है वो काटी जाती है। अगर इन फसलों के अंतर्गत मुख्य फसल देखी जाए तो वह एक तो गेहूं है, चना है, जौ है, तिलहन, जीरा, धनिया, अफीम आदि कई तरह की खेती आदि कई तरह की फसलें इसके अंतर्गत है वो प्रमुख रूप से शामिल की जाती है। और ये फसल है वो अधिकांश रूप से सिंचाई के ऊपर है वो निर्भर है वो रहती है। फिर नेक्स्ट है हमारी तीसरी जो फसल है वो फसल है जायद की फसल, मतलब कृषि, जायद की कृषि। इस कृषि में मुख्य रूप से हरी सब्जियां, हरी सब्जियां एवं चारे की फसलें है वो मुख्य रूप से मानी जाती है। हरी सब्जियां और चारे की फसलें वो मुख्य रूप से मानी जाती है। और इनकी अगर बुआई की जाती है तो वो फरवरी से लेकर अप्रैल तक, फरवरी अप्रैल के अंतर्गत इसकी बुआई की जाती है। फरवरी और अप्रैल के अंतर्गत इसकी बुआई की जाती है और इसकी जो कटाई की जाती है वो है जून और जुलाई के अंतर्गत। और अगर इसके अंतर्गत हरी सब्जियों के अंतर्गत देखा जाए तो जैसे मान लो तरबूज हुआ, लौकी हुई, ककड़ी हुई, खीरा हुआ आदि कई फसलें इसके अंतर्गत वो पैदा है वो की जाती है। फिर नेक्स्ट है फसलों के अंतर्गत सबसे पहले हम कृषि के अंतर्गत सबसे पहले हम कृषि की देखते हैं गेहूं के बारे में। मतलब इसकी किस तरीके से बुआई की जाती है, किस तरीके से काटी जाती है, कैसा तापमान चाहिए, उसकी जलवायु कैसी चाहिए, क्या खाद चाहिए, वो उसके बारे में हम इसका अध्ययन है वो करेंगे। तो सबसे पहले गेहूं के बारे में जान लेते हैं। गेहूं एक समशीतोष्ण या सर्वोत्तम जलवायु की आवश्यकता जलवायु है। मतलब समशीतोष्ण, या फिर ये भी मान सकते हैं कि मतलब जो गेहूं होता है वो समशीतोष्ण कटिबंधीय वाला एक पौधा है वो होता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो गेहूं के दाने मिले हैं, इससे इतिहासकारों का मत है कि भारत ही गेहूं का संभव मतलब स्थान है वो माना जाता है। मतलब सबसे पहले जो पैदा हुआ था भारत के अंतर्गत वो गेहूं है वो माना जाता है, गेहूं माना जाता है। ऋग्वेद के अंतर्गत देखा जाए तो ऋग्वेद के अंतर्गत चावल, जौ, गेहूं, मूंग आदि का वर्णन है वो मिलता है। चावल, गेहूं, जौ,
मूंग आदि का है वो ऋग्वेद काल के अंतर्गत इसका वर्णन है वो मिलता है। फिर बाद में हम भारत की एक दूसरी वृहद फसल के रूप में भी इसको जाना जाता है, जो उगाई व भोजन के काम के अंतर्गत है वो मानी जाती है। पहली फसल किसको माना जाता है? गेहूं को। और दूसरी फसल किसको माना जाता है? दूसरी कृषि है वो किसको माना जाता है? वो माना जाता है चावल। और चावल का मूल स्थान मानते हैं कि भारत के अंतर्गत ही माना जाता है। और विश्व उत्पादन का देखा जाए तो 11.7% प्राप्त है वो होता है किसका? गेहूं का 11.7% है वो गेहूं है वो भारत के अंतर्गत पैदा किया जाता है, जिसमें से कुल 23% भूमि के अंतर्गत ये गेहूं है वो बोया जाता है। और 7% क्षेत्र के अंतर्गत और 11% क्षेत्र के अंतर्गत ये प्राप्त है वो किया जाता है। तो सबसे पहले हम गेहूं की देखते हैं भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाएं गेहूं की, भौगोलिक दशाएं। तो भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत गेहूं के अंतर्गत सबसे पहले लेते हैं हम तापमान को। तापमान को तो गेहूं एक है वो, आपको पता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है वो माना जाता है, मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय उपज है वो मानी जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय उपज है वो मानी जाती है किसको? गेहूं को। जिसका उत्पादन है वो कब किया जाता है? अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच है वो किया जाता है। मतलब अक्टूबर और नवंबर के बीच है वो इसका उत्पादन है वो किया जाता है। और मार्च के मध्य इसको है वो काट लिया जाता है। मार्च के मध्य इस फसल की कटाई है वो की जाती है। बोते समय अगर इसका तापमान देखा जाए, मतलब गेहूं को अगर बोते समय इसका तापमान है वो 20 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक तापमान है वो 20 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक तापमान की आवश्यकता है वो होती है। और यह माना जाता है कि मतलब गेहूं की कृषि के लिए 100 दिन है वो पाला रहित है वो होना चाहिए। मतलब 100 दिन है वो गेहूं के अंतर्गत है वो ठंड की आवश्यकता है वो होती है, मतलब इसके अंतर्गत पाला की आवश्यकता होती है, जिसको वो कड़ाके की सर्दी है वो बोलते हैं। फिर बाद में भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत इसमें देखते हैं वर्षा। गेहूं की कृषि के लिए वर्षा, भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत वर्षा। तो गेहूं के लिए एक आदर्श वर्षा है वो होनी चाहिए, मतलब 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक इसके अंतर्गत वर्षा की आवश्यकता है वो होती है। लेकिन कम वर्षा होने पर है वो सिंचाई की आवश्यकता है वो पड़ती है। परंतु ज्यादातर जो गेहूं होता है वो सिंचाई की आवश्यकता के अनुसार ही पैदा है वो किया जाता है। क्योंकि शरद ऋतु के अंतर्गत देखा जाए तो आपको 50 से 75 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा बहुत ही कम मात्रा के अंतर्गत हमारे राजस्थान के अंतर्गत है वो होती है। और माउट भी इनके लिए है वो श्रेष्ठ है वो माना जाता है। गेहूं की कृषि के लिए माउट है वो श्रेष्ठ है वो माना जाता है। माउट का मतलब होता है कि मतलब शीतकाल के अंतर्गत जो वर्षा होती है उसको माउट के नाम से जाना जाता है, वो भी गेहूं की कृषि के लिए आवश्यक है वो मानी जाती है। फिर बाद में है मिट्टी, कि गेहूं की कृषि के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो गेहूं की कृषि के लिए मुख्य रूप से एक तो हल्की मिट्टी के अंतर्गत भी गेहूं पैदा किया जाता है, दोमट मिट्टी के अंतर्गत भी गेहूं पैदा किया जाता है, बलुई मिट्टी के अंतर्गत भी, काली मिट्टी। ये मुख्य रूप से उपयुक्त मिट्टी है वो गेहूं के लिए है वो मानी जाती है। तो गेहूं के लिए मुख्य रूप से मिट्टी है वो एक तो हल्की मिट्टी को माना जाता है, दोमट मिट्टी को माना जाता है, बलुई मिट्टी को माना जाता है, काली मिट्टी को माना जाता है। मुख्य रूप से इन मिट्टी को सम्मिलित है वो किया जाता है किसके अंतर्गत? गेहूं की कृषि के लिए। फिर बाद में नेक्स्ट भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत देखा जाए तो धरातल,
कि गेहूं की कृषि के लिए किस प्रकार से धरातल की आवश्यकता है वो होती है। धरातल है, गेहूं की कृषि के लिए मुख्य रूप से समतल धरातल की आवश्यकताएं होती है। समतल धरातल की, तो गेहूं की कृषि के लिए मुख्य रूप से समतल धरातल की आवश्यकताएं वो होती है, जहां कृषि यंत्रों को मुख्य रूप से या फिर आसानी से काम में लिया जाता है। कृषि यंत्र यानी कि मतलब जो कृषि को जो बोने वाले यंत्र होते हैं उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर काम में लिया जाता है या काम में लिया जाएगा। और इससे जल की निकासी भी है, मतलब जल भी है वो चारों तरफ भी इसके अंतर्गत वो फैल जाता है। फिर बाद में इसके अंतर्गत देखते हैं श्रम। श्रम बोलते हैं श्रम या फिर मजदूर, श्रम या मजदूर की कृषि, गेहूं की कृषि के लिए कौन कौन से श्रमिकों की आवश्यकता है, मतलब किस प्रकार से मजदूर की वो आवश्यकता है वो पड़ती है। तो विभिन्न कार्यों हेतु गेहूं की कृषि के लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकताएं होती है। सस्ते श्रमिक, तो गेहूं की कृषि के लिए मुख्य रूप से सस्ते श्रमिक की सस्ते श्रमिकों की है वो आवश्यकता है वो पड़ती है। परंतु अगर वर्तमान के अंतर्गत देखा जाए, वर्तमान के अंतर्गत देखा जाए तो ये बड़े बड़े मशीनें आ जाने के कारण ही, मशीनें आ जाने से है वो श्रमिकों की आवश्यकता है वो बहुत ही कम मात्रा के अंतर्गत पड़ने लगी है। क्यों पड़ती है, क्यों, क्योंकि एक मशीन है वो कम से कम 20 व्यक्तियों का काम है वो करती है। तो इसलिए श्रमिकों की आवश्यकता है वो कृषि के अंतर्गत बहुत ही कम मात्रा के अंतर्गत मिलती है, पाई जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पे वो बड़े बड़े उपकरण आने से, बड़े बड़े यंत्रीकरण या उपकरण होने से। फिर बाद में इसका नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट, कृषि के लिए किस प्रकार की खाद की आवश्यकता होती है। तो अगर खाद के अंतर्गत देखा जाए तो मुख्य रूप से इसके अंतर्गत जो खाद है वो एक तो कंपोस्ट खाद या जैविक खाद, जो मतलब गोबर के साथ रासायनिक उर्वरकों का उपयोग भी गोबर की खाद है वो मानी जाती है। ये गेहूं की कृषि के लिए मुख्य रूप से खाद की आवश्यकता है वो पड़ती है। लेकिन अगर वर्तमान के अंतर्गत देखा जाए तो इन खाद का उपयोग न करके बल्कि सबसे ज्यादा रासायनिक खाद का उपयोग है वो किया जा रहा है। रासायनिक खाद का उपयोग है वो किया जाता है। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो आपको कमेंट्स करके जरूर बताना, हमें आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।